नमस्कार दोस्तों, मैं प्रोफेसर सुजान नेगी आज आपसे मुखातिब हूँ आपको बताने के लिए सुपरविजन और उसके ऑब्जेक्टिव्स। तो हम जानेंगे कि सुपरविजन क्या होता है और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम सुपरविजन वर्ड को देखें तो ये दो शब्दों से बना है। सुपर, जिसका अर्थ है अबव या ओवर, और विजन मतलब सीइंग यानी देखना। तो इसका अर्थ हुआ ऊपर से देखना, यानी सिंहावलोकन करना, किसी चीज को किसी चीज का जायजा लेना। ठीक है, तो सुपरविजन की जब हम बात मैनेजमेंट के दृष्टिकोण से करते हैं तो इसका अर्थ होता है इन्वेस्टिगेशन करना, किसी को डायरेक्ट करना, गाइड करना, या उसको हेल्प करना या एडवाइस करना एज ए सुपरवाइजर। तो जब आप सुपरवाइजर हैं तो आप हेल्प कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं या एडवाइस दे रहे हैं अपने सबऑर्डिनेट्स को, ताकि वो जो भी काम कर रहे हैं, जैसा भी काम कर रहे हैं, वो हमारे मिशन और विजन के अकॉर्डिंग हो और हम अपने स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को हासिल कर पाए। ठीक है, देखिए सुपरविजन, देखिए दोस्तों, सुपरविजन के बारे में एक नेगेटिव टेंडेंसी ये है कि वो एक तरह का इंस्पेक्शन है या वो एक तरह का इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन ऐसा है नहीं। वास्तव में देखें तो सुपरविजन ना किसी तरह का सुपरिटेंडेंसी टाइप यानी पुलिसिया टाइप का नेचर का कुछ ऐसा नहीं है। ये एक तरह का सलाह देने वाला एजुकेटिव एस्पेक्ट है। यानी जब हम सुपरविजन की बात करते हैं तो हमारे सबऑर्डिनेट्स हमारे पास आकर सलाह मांगते हैं और अपना मार्गदर्शन लेते हैं कि वो कैसे आगे बढ़ें और अपने जो लक्ष्य हैं, उनके जो एम हैं, उनको वो कैसे हासिल करें। ठीक है, अब सुपरविजन की जरूरत क्यों है, क्यों हमें सुपरविजन करना पड़ता है। सबसे पहली बात, सुपरविजन की वजह से जो एम्प्लॉयज होते हैं उनकी जो ट्रेनिंग होती है वो प्रॉपर वे में हो पाती है, हम उन्हें बेहतरीन ट्रेन कर पाते हैं। वरना अगर हम उनको देखेंगे नहीं तो वो कुछ भी करते रहेंगे। कुछ अगर गलत कर रहे हैं तो हम उनको बताएंगे नहीं, यू हैव टू डू दिस वर्क बाय दिस मीन और दिस वे। दूसरा, सुपरविजन की जरूरत किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इसलिए होती है ताकि हम अपने एम्प्लॉयज को प्रॉपर डायरेक्शन दे सकें। जैसे अगर एजुकेशन में है तो एनईपी लागू हो गया है तो हम उन्हें ये डायरेक्शन देते हैं कि एनईपी के मिशन या एनईपी के विजन के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाना है। ठीक है, दूसरा, समय समय पर डिमोटिवेट हो जाते हैं कई बार टीचर्स या एम्प्लॉय, तो उनको मोटिवेट करना, उनके लिए समय समय पर वर्कशॉप अरेंज कराना, सेमिनार्स कराना या वेबिनार्स कराना, इसके थ्रू उनका मोटिवेशन किया जा सकता है। या कई जगह देखा जा सकता है कि काउंसलर्स या साइकोलॉजिस्ट वगैरह भी अपॉइंट किए जाते हैं जो लोगों को स्ट्रेस या डिप्रेशन वगैरह से भी बाहर निकालने में मदद कर सकते हैं। कोऑर्डिनेशन ना सिर्फ सुपरवाइजर और सबऑर्डिनेट के बीच, बल्कि सबऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट के बीच भी कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। जब सुपरवाइजर और सबऑर्डिनेट का कोऑर्डिनेशन है तो दैट इज वेल एंड गुड, लेकिन उस सोने पे सुहागा तब होता है जब सबऑर्डिनेट्स का भी आपस में अच्छा कोऑर्डिनेशन, तालमेल हो। ठीक है, तो वो भी देखा जाता है कि उनके बीच का तालमेल भी बरकरार रहे। और बहुत इंपॉर्टेंट कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन बरकरार रहना चाहिए। डिसिप्लिन नहीं होगा तो ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, बिखर जाएगा। तो डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए जो सुपरवाइजर्स होते हैं उनका सुपरविजन करना, समय समय पर मॉनिटरिंग करना बहुत ही जरूरी होता है। अगला जो नीड है सुपरविजन का, वो एडजस्टमेंट ऑफ प्लान्स। कई बार हमें अपने प्लान्स में अकॉर्डिंगली चेंज करने पड़ते हैं। जैसे अगर हम स्कूल की ही बात करें तो मान लीजिए कुछ बच्चे फेल हो गए, किसी कारणवश मैथमेटिक्स में फेल हो गए, तो उनके लिए हम एक्स्ट्रा क्लासेस अरेंज कर दिया, उनके लिए सरल नोट्स हम लेके आ गए ताकि वो पास हो पाए, वो और हमारा जो उनको पढ़ाने का लक्ष्य है वो पूरा हो पाए।
या यूँ कह सकते हैं कि जैसे अचानक से कुछ सर्कमस्टेंसेस चेंज हो जाते हैं, तो जैसे एकदम से कोविड आया, तो कोविड के बाद ऑफलाइन क्लासेस, फिजिकल क्लासेस बंद हो गई और ऑनलाइन या जूम वगैरह पे क्लासेस स्टार्ट हो गई, तो हमें अपना प्लान चेंज करना पड़ा, हमें शिफ्ट होना पड़ा ऑफलाइन से ऑनलाइन या जूम क्लासेस पर। तो उसके लिए भी तैयार रहना पड़ता है सुपरवाइजर्स को। वो सुपरवाइज करते हैं कि कैसे हम प्रॉपर वे में माइग्रेट करें या शिफ्ट करें, ठीक है। एंड द लास्ट इज जो डे टू डे जो चैलेंजेस आते हैं वो बहुत जरूरी होते हैं। छोटे छोटे चैलेंजेस, टीचर्स में कुछ प्रॉब्लम हो गई, स्टूडेंट्स समझ नहीं पा रहे सब्जेक्ट को, या स्टूडेंट्स के बीच आपस में झगड़ा हो गया, या छोटी मोटी और भी स्कूल से रिलेटेड या किसी कंपनी में रिलेटेड कोई भी छोटे मोटे जो चीज़ें आती हैं उनको मैनेज करना भी सुपरवाइजर का काम होता है। तो मोटे मोटे ये 6-7 क्या हैं हमारे सुपरविजन के नीड्स हैं, ठीक है। अब हम सुपरविजन के 2 बेसिक नज़रिए होते हैं देखने के। पहला है पॉजिटिवली हम सुपरविजन को तब देखते हैं जब हम देखते हैं कि हमारे सुपरवाइजर साहब हमें गाइड कर रहे हैं, हमारे सुपरवाइजर साहब हमें एडवाइज कर रहे हैं, ठीक है। यानी वो हमारा मार्गदर्शन और सलाह हमें दे रहे हैं ताकि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। यानी इन 2 वर्ड्स पे आप ध्यान दीजिएगा, गाइड करना और एडवाइस करना। जब सुपरवाइजर साहब गाइड और एडवाइस कर रहे हैं अपने सबऑर्डिनेट्स को, तो उस तरह का सुपरविजन कहलाता है पॉजिटिव सुपरविजन। लेकिन यही सुपरविजन नेगेटिव बन जाता है जब आपके सुपरवाइजर आपको डिक्टेट करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, आप पर इन्वेस्टिगेशन करते हैं, आप पर नजर रखते हैं, बजाय आपको गाइड और एडवाइस देने के। इसको एक सरल उदाहरण से हम समझ सकते हैं। मान लीजिए क्लास में कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा है, आपने उसे पढ़ाया, उससे कुछ पूछा और वो उसका जवाब नहीं दे पाया, तो आपने उस बच्चे को अपने पास बुलाया, उसे प्यार से समझाया, उसे बताया कि बेटा ऐसा मत करो, आपको जीवन में कुछ करना है, मैं तुम्हें मदद करूंगा, मैं तुम्हें एक्स्ट्रा क्लास दूंगा, मैं एक्स्ट्रा नोट्स दूंगा, है ना, लेकिन तुम संभलो और पढ़ो। तो ये क्या हुआ, आप सलाह दे रहे हो उसको, आप उसको क्या कर रहे हो, गाइड कर रहे हो। तो ये तो हुआ आप उसका सुपरविजन क्या कर रहे हो, पॉजिटिव वे में कर रहे हो। लेकिन आपने उस बच्चे को बुलाया और एक थप्पड़ मार दिया और बोला कल अपने पेरेंट्स को बुला के लाना, मैं तुमसे भी तुम्हारी जो शिकायत है उनसे करूंगा। तो ये क्या हुआ, आप एक तरह से डिक्टेट कर रहे हो, या एक तरह से आप उसको उस पर इन्वेस्टिगेशन टाइप की कर रहे हो कि तुम्हारे पेरेंट्स आएंगे, अब मैं तुम्हारी जांच करूंगा, तुम घर पे क्या करते हो, पढ़ते क्यों नहीं हो, या तुम्हारा ध्यान पढ़ाई में क्यों नहीं है। तो ये क्या हुआ, नेगेटिव सुपरविजन। तो पॉजिटिव सुपरविजन, जब सुपरवाइजर साहब प्रॉपर वे में प्रेम पूर्वक आपको गाइड कर रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं, तो वो पॉजिटिव सुपरविजन हो गया। नेगेटिव सुपरविजन, जब वो आपको डायरेक्ट कर रहे हैं या डिक्टेट कर रहे हैं, जैसे कह रहे हैं कि भैया ये काम है, इस काम को चाहे तुम छुट्टी के 5 बजे तक कंप्लीट कर लो, वरना रात के 10 बजे तक बैठो, लेकिन सुबह मुझे मेरी टेबल पे मुझे फाइल चाहिए, तो वो क्या हुआ, नेगेटिव सुपरविजन, ठीक है। तो सुपरविजन का बेसिक अर्थ अगर हम देखें, जो हमारे एक थिंकर है मैनेजमेंट में, हैसले, उन्होंने बड़ी अच्छी डेफिनेशन दी है सुपरविजन की, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सुपरविजन का मतलब है सेलेक्टिंग द राइट पर्सन फॉर राइट जॉब, अराउजिंग इन ईच पर्सन एन इंटरेस्ट इन हिज वर्क एंड टीचिंग हिम हाउ टू डू इट। यानी जो व्यक्ति जिस काम के लिए काबिल है उसको वो काम देना, उसका उस काम में इंटरेस्ट डेवलप करना, और जिससे आपकी जो ऑब्जेक्टिव हैं, चाहे वो टीचिंग के हों या किसी भी कंपनी के हैं, वो अचीव हो पाए, ठीक है ना। तो ये अगर हम आपके स्कूल लेवल पे समझें, तो सेलेक्टिंग राइट पर्सन फॉर राइट जॉब का मतलब, भाई आप हिंदी के टीचर को थोड़ी बोलेंगे जाके मैथ्स पढ़ाओ, या मैथ्स के टीचर को थोड़ी बोलेंगे जाके केमिस्ट्री पढ़ाओ, नहीं।
तो जो हिंदी का टीचर है उसको जो उसकी क्वालिफिकेशन है, उसने हिंदी में एमए बीएड वगैरह जो भी किया, या मैथ्स वाले ने एमएससी बीएड जो भी किया मैथ्स में, तो वो उसकी क्वालिफिकेशन है, यानी वो पढ़ाएगा जिसके वो काबिल है, जो उसकी काबिलियत है, जो उसका पोटेंशियल है, कैलिबर है, उसके अकॉर्डिंग वो क्लास लेगा। ठीक है, अब आपका जो सुपरवाइजर का काम है उसका इस काम में रुचि डेवलप करना। अब वो कैसे होगा? आप उसको रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे, है ना, आप उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, आप उसको वर्कशॉप वगैरह देंगे, आप उसको टेक्नोलॉजी से इंटीग्रेट करवाएंगे, लैब वगैरह उपलब्ध कराएंगे, अच्छी बुक्स उपलब्ध करवाएंगे, तो वो उसकी उस काम में रुचि बढ़ेगी। और जब उसकी अपने काम में रुचि बढ़ेगी तो फिर ऑब्वियसली आपके स्कूल का जो मिशन है, जो लक्ष्य है, वो हासिल हो जाएगा। और आपके स्कूल का लक्ष्य क्या है? किसी भी स्कूल का लक्ष्य क्या होता है? ओवरऑल स्टूडेंट्स का भला, स्टूडेंट का भविष्य बनाना। ठीक है, तो ये था हमारा पॉजिटिव नेगेटिव सुपरविजन और हैसले की डेफिनेशन। अब हम थोड़ा सा स्टाइल्स ऑफ सुपरविजन देखेंगे, कैसे स्टाइल्स होते हैं सुपरविजन में। जो पहला स्टाइल है उसको कहते हैं कि टास्क सेंटर्ड सुपरविजन। अब जैसे कि इसका नाम से ही हमें पता चल रहा है कि टास्क सेंटर, येन केन प्रकारेण मुझे काम करना है, यानी केवल आपका ध्यान साधनों पे नहीं है, आपका ध्यान साध्य पर है। अब तुम जैसे भी पढ़ाओ, चाहे क्लास में पढ़ाओ ना पढ़ाओ, 1 घंटा क्लास लो, 2 घंटा क्लास लो, 10 घंटा क्लास लो, लेकिन 3 महीने के अंदर सिलेबस खत्म कर दो। तो ये तो हुआ आपका टास्क सेंटर। आप मेरे को काम पूरा चाहिए, बाकी तुम कैसे वो काम कर रहे हो, आई डोंट बॉदर फॉर दैट। तो जब इस तरह का सुपरविजन होता है तो उसको हम टास्क सेंटर्ड सुपरविजन कहते हैं, यानी काम खत्म करना है बस। वो काम कैसे खत्म हो रहा है, नोबडी वरीज, इवन द सुपरवाइजर डोंट बॉदर फॉर दैट। ठीक है, तो ये तो हुआ टास्क सेंटर। नाउ डेमोक्रेटिक सुपरविजन, जो हमेशा अपनाया जाना चाहिए हर जगह, जैसे कि इसके नाम में ही है डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेटिक सुपरविजन का मतलब है सलाह मशवरे से, बातचीत से, एक दूसरे से जानकारी लेके, राय जानकर, एक मीटिंग करके कि मैं ये चीज़ आपके सामने रख रहा हूँ, आप बताइए, आप बताइए, आप बताइए, और फाइनली कंसेंसस पे पहुंचकर किसी निर्णय को लेना। ठीक है, जैसे आपके प्रिंसिपल साहब मान लीजिए कोई नया कोर्स लेके आ रहे हैं स्कूल में, तो वो ऐसे नहीं कि ऊपर से आप पे थोप दें, तो दैट इज़ नॉट डेमोक्रेटिक वे ऑफ सुपरविजन। वो क्या करेंगे, स्टाफ की या टीचर्स की मीटिंग बुलाएंगे और फिर बोलेंगे कि भैया मैं ये नया कोर्स ला रहा हूँ, आप बताइए आपकी राय क्या है, आपके कोई सजेशंस हैं, क्या हमें इसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या इसके फ़ायदे हो सकते हैं, क्या इसके नुकसान हो सकते हैं। तो फाइनली सबकी राय जानने के बाद मिलजुल कर जो भी एक मत्ता बनती है, ये कंसेंसस बनता है, उस पर हम निर्णय वो हमारे सुपरवाइजर साहब लेते हैं। तो दिस इज कॉल्ड डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ सुपरविजन। देन लेजिस फेयर, जैसे इसका नाम ही है लेजिस फेयर, एडम स्मिथ ने ये वर्ड दिया था, है ना। तो लेजिस फेयर मतलब खुला छोड़ दो, सुपरवाइजर साहब भी आराम से बैठे हैं, कर्मचारी भी आराम से बैठे हैं, जिसकी जो मर्जी, वैसे ऐसा होता बहुत कम है, जिसकी जो मर्जी जैसा कर रहा है, वो सुपरवाइजर को कोई मतलब नहीं है, कोई काम हो रहा है नहीं हो रहा है, हो रहा है तो ठीक, नहीं हो रहा है तो ठीक, यानी फ्री। मैथ्स वाले अच्छा पढ़ा रहे हैं, हिंदी वाले के सारे बच्चे फेल हैं, साइंस में आधे बच्चे फेल हैं, आधे पास हैं, सुपरवाइजर साहब को कोई मतलब नहीं है, वो फाइनली एजुकेशन डिपार्टमेंट को अपनी रिपोर्ट सौंप देते हैं। तो दैट इज कॉल्ड लेजिस फेयर, जहाँ पर सुपरवाइजर साहब का भी अपने विजन पर, अपने लक्ष्य पर कोई ध्यान नहीं है, यानी सुपरविजन करने में उनकी कोई खास रुचि नहीं है, और कर्मचारियों का भी अपने लक्ष्य के प्रति कोई लगाव नहीं है। तो दैट इज कॉल्ड लेजिस फेयर और एल स्टाइल सुपरविजन। एंड द लास्ट वन इज ब्यूरोक्रेटिक, रूल सेंटर्ड। रूल सेंटर्ड, इसको हम लाल फीताशाही भी कहते हैं, रूल सेंटर्ड। ठीक है, रूल फॉलो होने चाहिए, ठीक है, चाहे कितना भी देर लग जाए। ठीक है, मेरा सिलेबस
कंप्लीट होना चाहिए, चाहे वो 1 साल में हो, 6 महीने में हो या 1.5 साल में हो, सिलेबस पूरा होना चाहिए। आपको ये इस रूल को फॉलो करना है कि ये इसको आपको केवल और केवल चॉक एंड टॉक मेथड से पढ़ाना है। आप दूसरा कोई नियम है ही नहीं। यू कैन नॉट यूज पीपीटी, यू कैन नॉट यूज computers, you cannot use any other mean to teach in the class। रूल अगर ये कहता है कि आपको चॉक एंड टॉक से पढ़ाना है तो वही उसी से पढ़ाना है, चाहे वो कितना भी फिर समय लगे। तो यहाँ पर रूल पे बहुत फोकस होता है। जैसे होता है ना डेमोक्रेसी में कि आप गए किसी सरकारी ऑफिस में, आपने फाइल दी तो उन्होंने कहा अरे इसमें तो तहसीलदार के साइन नहीं है। फिर आप तहसीलदार के पास गए, अरे इसमें तो कानून गो के साइन नहीं है। अच्छा, तो फिर कानून गो के पास गए, फिर उन्होंने बोला कानून गो के पास आप जैसे थे उससे पहुँचो, उन्होंने अरे इसमें तो प्रधान के साइन लाओ भैया पहले। तो आप क्या फॉलो कर रहे हो? वो सब रूल फॉलो कर रहे हैं। ये नहीं कि सबसे पहले वो जिस एसडीएम के पास गए थे वही उस काम को कर सकता था, लेकिन नहीं, रूल बना हुआ क्या कि सिफारिश एक के बाद फाइल ऐसे जानी चाहिए एक लैडर के रूप में। तो उससे क्या होता है, काम में बेवजह देरी होती है और अल्टीमेटली जो रिजल्ट आता है तब तक चीज़ें सब बेकार हो चुकी होती है ना। तो मतलब जब तक आपके पेट में दर्द था आपको तब तक दवाई नहीं मिली, जब पेट का दर्द अपने आप ठीक हो गया तब वो ज़बरदस्ती आपको दवाई पिला रहे हैं। लाइक समथिंग लाइक दैट, यू कैन रिलेट। तो ये है आपका ब्यूरोक्रेटिक या रूल सेंटर्ड सुपरविजन। ठीक है, लेकिन फाइनली ये 4-5 सुपरविजन थे, लेकिन ऐसा कहीं नहीं है कि यहाँ पे कोई एक टाइप का सुपरविजन यूज होता है। ये इनमें से इनका मिक्सचर भी यूज हो सकता है, इनमें से कोई एक भी यूज हो सकता है। डिपेंड करता है कि कल्चर कैसा है या जो हमारी नीड कैसी है ना, हमारी कोई अर्जेंसी कैसी है काम की, या पर्सनल फैक्टर जो सुपरवाइजर है उनके पर्सनल फैक्टर भी यहाँ पे काम करते हैं। उनकी नॉलेज कैसी है, स्किल कैसी है, वो कितने एक्सपर्ट हैं, उनका एक्सपीरियंस क्या है, या वो किस एटीट्यूड से काम करते हैं, डिपेंड करता है। जैसे एक हम देखते हैं एक सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल बहुत ही डेमोक्रेटिक वे में काम करते हैं। एक बगल वाले ही सरकारी स्कूल में हम देखते हैं कि उनके प्रिंसिपल साहब बहुत ही अथॉरिटेटिव वे में काम करते हैं। उनको बस टास्क ओरिएंटेड काम है या फिर लाल फीताशाही वाला काम है, ब्यूरोक्रेटिक। तो ये डिपेंड करता है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई एक ही तरह का सुपरविजन का स्टाइल पूरे देश में पाया जाएगा। वो डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पर। वो डिपेंड करता है कि नीड क्या है, इंस्टीट्यूशन का कल्चर क्या है, इंस्टीट्यूशन में जो सुपरवाइजर है उनकी नॉलेज, उनकी स्किल, उनका एक्सपर्टाइज, उनका एक्सपीरियंस, उनका एटीट्यूड, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करने की विलिंगनेस और साउंड डिसीजन लेने की उनकी क्षमताओं पर। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देने का प्रयास सुपरविजन का। कुछ उदाहरणों के साथ मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, आशा है आप समझे होंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। थैंक यू।